Just a minute. हाँ बच्चे अभी दिख रहा है? यस मैम। हाँ यस मैम। ओके यस मैम। पहले बेटा सिलेबस देख लो। सिलेबस में जैसे पहले हमारी 4 यूनिट थी, अभी भी 4 यूनिट है। तो मैं आपको सबसे लास्ट से बता रही हूँ, लास्ट यूनिट जो है आप इजीली उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें आधा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है एंड आधा टॉपिक भी आप ना पढ़ो फिर भी आपका टॉपिक हो जाएगा। एंड यूनिट 3 जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो यूनिट 1 एंड उसके बाद यूनिट 2, ये दोनों जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, वरना ये इसमें अगर थोड़ा सा भी आप कहीं पे मिस कर दो ना, देन यहाँ पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि टोटली मैथमेटिकल चीज है। सबसे ज्यादा है दैट इज योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो यूनिट 1 है, जैसे पहले हमारी इंटरनल भी होती थी तो 2 यूनिट ही आती थी। यूनिट 1 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड यूनिट 2 में आपका क्वांटम मैकेनिक्स पूरा आ जाएगी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यूनिट 1 के बारे में लेट अस डिस्कस, जो हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि हम आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आज मैं आपको खाली बता दूंगी इसको भी कैसे पढ़ना है, सो दैट आप इजीली समझ सकते हो, ये भी मैं बता दूंगी। आपके पास अभी बुक्स तो नहीं है, वो बुक्स में भी बता दूंगी एवरीथिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, इसमें बताओ आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब दिमाग में आता है, ये वर्ड जब सुनते हो, देन आपके दिमाग में क्या क्या चीज आते हैं बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन मैग्नेटोस्टैटिक्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों मिला के आप सबने बहुत कुछ पढ़ा है। अभी बताओ क्या क्या आपने पढ़ा है अंडर दिस टॉपिक्स? बोलो, कुछ कुछ बोलो जो दिमाग में आपका है, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग के लिए। हाँ बच्चे बोलो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था सबसे पहले? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था? यस यस मैम। कूलम्ब्स लॉ, हाँ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीज का धीरे धीरे आइडिया आया। फोर्स से, फोर्स पहले पढ़ा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग कूलम्ब्स लॉ से, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सारे चीज होते होते फिर मैग्नेटिक फील्ड में गए, फिर दोनों को कंबाइन करते करते आपने पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक पढ़ा है आपने, है या नहीं? यस मैम। फैराडेज लॉ पढ़ा है आपने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके रिलेटेड आपने गॉस लॉ पढ़ा। देन मैग्नेटिक फील्ड में गए, मैग्नेटिक फील्ड में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये सारी चीज पढ़ने के बाद फिर आपने दोनों को कंबाइन करके, दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंगली हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज फैराडेज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बोला गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, देन एम्पियर्स लॉ ही पढ़ा था आपने। व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, सुना है नाम? एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है? यस मैम। हाँ ठीक है, ये सारे चीज जो पढ़ा था ना, अभी कूलम्ब्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, ये बहुत बेसिक चीज, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम सीधा जो कंबाइन कर रहे हैं उसी में चले जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो यही सब टॉपिक जो आपने पहले पढ़ा था, 12th क्लास में पढ़ा था, एंट्रेंस के लिए पढ़ा होगा, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो वही सब टॉपिक फिर से हम डिस्कस करेंगे, वही 4 लॉज में फिर आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहला लॉ जो आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें? गॉस लॉ। गॉस लॉ पता है ना, Q by epsilon नॉट, सुना होगा नाम? यस मैम। गॉस लॉ बोलो, Q by epsilon नॉट किसके लिए आता है? इंटीग्रल ऑफ E डॉट हाँ, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यस वेरी गुड। E डॉट ds इक्वल्स टू Q by epsilon नॉट। सो व्हाट इज Q, क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, वही हो गया फर्स्ट लॉ हो गया। ये 4 लॉ जो मिलके बनते हैं हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशंस, पढ़ा है आपने? मैक्सवेल्स इक्वेशंस 4 लॉज का नहीं पढ़ा होगा शायद,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टार्टिंग से हम मैक्सवेल्स इक्वेशन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे भी हम वही चीज पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस लॉ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो 12th वाला ही टॉपिक को अपने आप रिवाइज करना है, ठीक है, अपने आप रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे देन आपके लिए ये धीरे धीरे ये टॉपिक वही टॉपिक है जो पढ़ा है, पर उसके लिए खाली उसका जो राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस सारे लॉज को हम लिखेंगे इन ए न्यू मैथमेटिकल फॉर्म, एंड वही मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको समझना है सबसे पहला काम है, ठीक है। ये फॉर्म जो मतलब ये EMT का अल्फाबेट कुछ और बन जाएगी, कंसेप्ट वही रहेगी, पर जो मैथमेटिकल अल्फाबेट फॉर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो वही चीज को हम स्टार्टिंग से पहले मैथमेटिकल फॉर्म कुछ सीखेंगे, देन सारे लॉज को उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ओके, अभी बताओ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड वो भी होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारी क्या होती है? E। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? B। B सुना है? यस मैम। मतलब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन है, E होता है और एक होता है B होता है और एक कैपिटल D होता है, ये भी आपको पता नहीं, ये हम बताएंगे अभी। D इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D एक होता है। एंड व्हाट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड व्हाट इज योर लाइन चार्ज डेंसिटी। अकॉर्डिंगली गॉस लॉ का कुछ कुछ एप्लीकेशंस, स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन तो सिलेबस में नहीं है, पर जब गॉस लॉ कहते हैं देन एप्लीकेशन उसके साथ अपने आप आ जाता है। गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशन मोस्ट बेसिक आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू थिन शीट, सरफेस चार्ज, एंड आता है क्या? वॉल्यूम चार्ज। दैट इज स्फेरिकल शेल में, स्फीयर में, चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, सभी का चीज केस आपने बहुत कुछ ज्यादा पढ़ा है, यहाँ पे हम कम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ा है ना बच्चे? तो दिमाग में रखो कि हाँ, दिमाग में खाली ये रखो कि टॉपिक्स हमारी पढ़ा हुआ है, हम उसको न्यू फॉर्म में बहुत जल्दी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। दिमाग में ये रखना, ये नहीं रखना कि इतना डिफिकल्ट है हमसे होगा नहीं, रखो कि ये बहुत ईजी है, हमें आराम से हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज आपका जो है कुछ फंडामेंटल चीज है, एक होता है परमिएबिलिटी और एक होता है परमिटिविटी, पता है ना? ये सिंबल क्या है इनका? व्हाट डू मीन बाय परमिएबिलिटी? हाँ, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। हाँ, एप्सिलॉन होता है, म्यू होता है। जब इसमें एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, म्यू नॉट लिख लेते हैं, दैट इज फॉर किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। हाँ, वैक्यूम, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस कहा जाता है, फिर वैक्यूम कहते हैं। जनरल हमारे यहाँ पे जो आता है वर्ड हम यूज करते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका वैल्यू कितना होता है सबको पता होता है वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का वैल्यू आप सब एंट्रेंस एप्सिलॉन नॉट की 8.85 into 10 to the power minus। हाँ, देखो बच्चों की याद है 8.85। एंड ये म्यू का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू बोलो? 4 to 10 की पावर 4.14 into 10 to the power minus 4 पाई 7। हाँ, देखो 4.10 पर -7, देखो याद है आपको, बहुत बढ़िया। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ी याद है ना, उस बेसिस पे हम चलेंगे। तो गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन, जब हम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं देन क्या हो जाता है? वही फॉर्म बन जाता है B.ds। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E.ds, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं B.ds, पर इसका वैल्यू क्या होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, इसका केस अलग अलग से इसको समझेंगे, ठीक है। अभी बताओ एम्पियर सर्किट लॉ का फॉर्मूला क्या है, क्या क्या चीज होता है उसमें, क्या क्या फैक्टर हम इंक्लूड करते हैं? एम्पियर सर्किट लॉ, ये आ गया दोनों का, करंट भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। क्या होता है? बी इंटीग्रल B.dl is equal to mu naught I। यस, वेरी गुड, पता है सबको? दैट इज इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। सो I क्या है? दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू लाइन। इसमें जब B.dl लिखते हैं देन उसको हम क्लोज सर्किट में लिखते हैं ना, ओके। फॉर एनी क्लोज, इसमें क्लोज पाथ के लिए हम उसको लिखते हैं। तो ये जो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, इन तीनों का यहाँ पे बहुत काम है। कन्वर्ट करते रहेंगे हम, लाइन को सरफेस में करेंगे, सरफेस को वॉल्यूम में करेंगे, वॉल्यूम को सरफेस में, या फिर सरफेस को लाइन में, ये बार बार इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, ओके। ये सब चीज यहाँ पे हम करेंगे। अभी बताओ, और एक चीज इसमें भी आता है, दैट इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, पता है? एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी Yes, sir. सुना है ना? आई थिंक सुना होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है, किस चीज का कंटिन्यूटी दिखाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूट मतलब क्या कहते हैं, हम किसी भी एक सरफेस में दैट इज जिसमें समथिंग इज बीइंग कंजर्व हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब दिस इज द कंजर्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डिपेंडिंग ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट इज हम बताते हैं किसी भी, अगर हम कोई हमने पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, उसमें सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर, सपोज उसमें उस वॉल्यूम से चार्ज का अमाउंट कम हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज आउटसाइड द सरफेस, मतलब करंट इज फ्लोइंग। यही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो वो था ना a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। आप उसको शायद उसको आपने फ्लूइड के लिए पढ़ा होगा, है ना? फ्लूइड के लिए पढ़ा होगा, इसमें नहीं पढ़ा होगा। हाँ, आपने EMT में पढ़ा नहीं होगा, वो शायद फ्लूइड के लिए जो बोला a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 शायद फ्लूइड के लिए वो होगा। पर यहाँ पे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर दिस क्लोज सर्किट, क्लोज के लिए, क्लोज सरफेस के लिए कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज है उस चीज को पढ़ेंगे। एंड इसी को कहा जाता है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी एक कंटेनर में चार्ज जितना उतना कंजर्व, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक है? अगर करंट उससे फ्लो होकर बाहर जा रहा है मतलब चार्ज अमाउंट डिक्रीज होगा, करंट अगर अंदर आ रहा है मतलब चार्ज अमाउंट इंक्रीज होगा। आइसोलेटेड में चार्ज का अमाउंट कांस्टेंट होगा, करंट फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो। ये भी एक है इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? एंड इसके बाद हमारे पास और बहुत सारी चीज इसमें आएंगे, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा हमें माइंड हमारे अपना आप को सेट करना है कि थोड़ा सा ओल्ड चीज को हम न्यू अल्फाबेट में ही पढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो जो पढ़ा था वही चीज है, एक न्यू मैथमेटिक्स के फॉर्म में उसको लिखेंगे, फिर उसको हम उस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर लेंगे, ठीक है? देन यहाँ पे आएगा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? What do you mean by electromagnetic wave? ये भी पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत पढ़ा है। वेव, जनरल वेव क्या होते हैं? वेव एक डिस्टर्बेंस होता है। इफ समथिंग इज बीइंग डिस्टर्ब देन वेव इज प्रोपागेटिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज डिस्टर्ब हो रही है? बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ही धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट जनरेट हुआ। क्या होता है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यस, हाँ वही चीज ही, हाँ वही चीज हम इसमें भी बताएंगे। सो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मतलब इलेक्ट्रिक ए कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज प्रोड्यूसिंग magnetic field, and continuous variation magnetic field is producing electric field. And when both the electric field vector and magnetic field vector are vibrating, okay, generally they are vibrating perpendicular to the direction of propagation. They are mutually perpendicular and they are combiningly form an orthogonal set of vectors. So electric field vector E, magnetic field vector B, both are perpendicular to the wave propagation vector. यहाँ पे एक चीज नाम देंगे जिसको कहा जाएगा K. K is the wave propagation vector and they are constituting your electromagnetic wave. ठीक है? एंड ये चीज थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद फिर पॉइंटिंग थ्योरम, एनर्जी कैसे कंजर्व होता है, ये और एक फॉर्म में दिखाएंगे। ये भी बड़ा सा थ्योरम है जिसमें बहुत कुछ समझाता है ये। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन डिफरेंट मीडियम। एक होता है हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग इन फ्री स्पेस, प्रोपागेटिंग इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्रोपागेटिंग इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेट अस सी द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है? दैट इज योर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड इसमें आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। सो मेन टॉपिक इसमें जो है दो टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने नाम सुना होगा। दैट इज इट इज ए ट्रांजिशन फेज फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू द क्वांटम मैकेनिक्स। सुना होगा बच्चे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बहुत सारे चीज क्लासिकल मैकेनिक्स वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ओके, प्लैंक्स फॉर्मूला, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ तो आपने सुना होगा, सुना है? हाँ बच्चे, सुना है नहीं सुना? अरे कुछ तो बोलो, यस और नो।
E प्लैंक्स is equal to लॉ, h nu. E is equal to h nu. E इक्वल्स टू एच न्यू, जो एनर्जी क्वांटाइजेशन पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देन हम उसको, ये बहुत इजी टॉपिक है, ये 2 टॉपिक है ना, ब्लैकबॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स फार्मूला, प्लैंक्स लॉ, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें कुछ है, इसमें 3-4 लॉज का फेलियर जो है, विन्स लॉ, ये सब होने के बाद ही जो आया, सबने ब्लैकबॉडी रेडिएशन कर्व को थोड़ा थोड़ा, ऑल द साइंटिस्ट कुड एक्सप्लेन द ब्लैकबॉडी रेडिएशन जो होता है, दैट इज ब्लैक बॉडी तो एक होता है जो व्हिच इज ए कंप्लीट एब्जॉर्बर बॉडी, and when that body is heated then it is emitting radiations of all wavelength and or all frequency. then उसका एक ग्राफ बना, जिस ग्राफ को बहुत सारे साइंटिस्ट ने थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया, एंड देन प्लैंक एक्सप्लेन दैट ग्राफ कंप्लीटली, एंड उसी फॉर्मूले से आया हमारी एनर्जी कंजर्वेशन, जो एनर्जी क्वांटाइजेशन E इक्वल्स टू एच न्यू। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये आपको पता नहीं, ये तो बिल्कुल पता नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं, जो पढ़ेंगे ये जो है 11-12 अभी भी आपको पता नहीं, ये उसका कोई रिलेशन मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगी, ये ज्यादा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, ये सारे मिला के आपको 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, स्मॉल इजी टॉपिक से। देन आपका आएगा, ये आएगा जो है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें भी ये सब टॉपिक आपने पढ़ा है, दैट व्हाट डू मीन बाय डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली वेव क्या है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, देन व्हाट डू मीन बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर पढ़ा है ना, हाँ बच्चे पढ़ा है नहीं पढ़ा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, दैट इज फर्स्ट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई मटेरियल पार्टिकल का वेव नेचर वाज एक्सप्लेन्ड बाय डेविसन एंड जर्मर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ उसने बताया था। देन उसके बाद जो आएगी टॉपिक, ये न्यू टॉपिक फिर स्टार्ट हो जाएगी, वेव फंक्शन क्या है, वेव पैकेट क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इसमें बहुत सारी चीज है, इस सबको पढ़ना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये डिफरेंट फॉर्म में इसमें आएगा, वहां पे तो आपने पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में अलग फॉर्म में, अभी इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 2 करेंगे, ये भी बहुत इजी है, ये इसमें ये कुछ नहीं, वेव फंक्शन से थोड़ा सा होगा पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इजी है। देन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसका पूरा डेरिवेशन आएगा, वेव फंक्शन के साथ साथ ये सब चीज आ जाएगी। देन उसका एक ही एप्लीकेशन है, दैट इज व्हाट पार्टिकल इन ए बॉक्स, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का एक ही एप्लीकेशन है, पार्टिकल इन ए बॉक्स। देन दिस इज योर थर्ड टॉपिक, इज योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये सब आपको पता है, इसको ये टॉपिक आते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमें बहुत सब आता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, मिलर इंडिसेस पता है आपको, आई थिंक मिलर इंडिसेस पता नहीं, बाकी सब पता है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पता है, ब्रेविस लैटिसेस कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का उनका सिमेट्री होता है, वो सब पता है, ओके। देन उस बेसिस पे हम खाली क्यूबिक स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, ओके। जितने सारे 17 टाइप का ब्रेविस लैटिस होता है, उसमें से विल डिस्कस ओनली वन टाइप, दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक में हम क्या क्या पढ़ते थे, दैट इज व्हाट मीन बाय सिंपल क्यूबिक, और क्या होता है, एफसीसी, बीसीसी होता है, एससीपी, एफसीसी वगैरह। हाँ, बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है एचसीपी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें कितने लैटिस नंबर होता है, कितना लैटिस पॉइंट्स होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना होता है, नियरेस्ट नेबर कितना होता है, एंड रेडियस ऑफ एटम एंड साइड ऑफ द क्यूब, आर एंड ए का रिलेशन, ये सब पता है ना सबको, ये आता है ना बच्चे सबको, ये सबको आता है सब कुछ, ठीक है, मुझे पता है ये सब आपको आता है, ओके। देन इसके बाद आपका आएगा ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ भी थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जनरली बच्चों को ये याद आता है, ये एक्सरेज के साथ आएगा, एक्सरे का जो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन जब स्टडी कर रहे हैं, देन उसमें आपका ब्रैग्स लॉ का कंसेप्ट आता है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा पॉइंट डिफेक्ट में स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, ये भी नाम सुना है, हाँ बच्चे, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट नाम सुना है, हाँ, ये सब चीज भी, ये थर्ड यूनिट बहुत इजी है, इसमें हम डेरिवेशन भी कुछ है अलग टाइप का वो करेंगे, इतना ही 2 डेरिवेशन है, बाकी सारे पुराना चीज है। देन इसके बाद क्या है आपका आएगा क्रोनिग पेनी मॉडल, ये क्या है, ये जो यूनिट 4 है, ये थर्ड सेशन, ये पुराना सिलेबस के हिसाब से है, सो ये पुराना सिलेबस के हिसाब से, तो हम जो टॉपिक है, पुराना सिलेबस मतलब पैटर्न अलग था, तब 2 इंटरनल होते थे, अभी तो एक ही इंटरनल हो रहा है, तब 2 इंटरनल होते थे, तो ये उसके बाद का टॉपिक के हिसाब से थर्ड सेशनल है, क्योंकि पुराना वाला ही मुझे मिला था। देन इसमें जो आपका आएगा, इस टॉपिक इज नोन एज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड,
बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में एनर्जी बैंड डायग्राम एक थ्योरी है, बहुत हैवी थ्योरी है, इसका थोड़ा सा ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे ही। उसके बाद फिर आपका आएगा व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देन इसमें जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब आफ्टर development of this theory, that is Kronig-Penney model, जो all the solids are classified into 3 categories, that is they are into conductor, semiconductor, insulator. That is conclusion of this theory. इस theory का conclusion is that thing, ठीक है। then इसके बाद आएगा आपका semiconductor आगे। then what do you mean by intrinsic semiconductor, what do you mean by extrinsic semiconductor, इसमें carrier concentration and p type, n type, और एक आता है Fermi level, okay, ये सब चीज आएगा। एंड सबसे एंड में हॉल इफेक्ट, उसका एक एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट, ये सब चीज आएगी। ये भी यूनिट, ये फर्स्ट टॉपिक को छोड़ के बाकी सब बहुत इजी है। फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें बहुत कुछ आ जाता है करने के लिए, बाकी सब आपका कॉमन नॉलेज से भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेन बेसिक जो चीज है इसमें भी यूनिट में आधा भी पढ़ोगे फिर भी आपका क्वेश्चन के लिए दिक्कत नहीं होती। यूनिट 3 तो आप सबको आता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मेन जो हमें कंसंट्रेट करना है यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ओके। सो जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में आपको बहुत सी चीज पढ़ना है, न्यू चीज पढ़ना है, ठीक है। जो तो ये दोनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लो देन बाकी सारे टॉपिक्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आपको क्या बुक फॉलो करना है? तो फर्स्ट से में सबने बुक लिया था? Yes, ma'am. अभी भी जो भी बुक आपने लिया था, अगर आप लोगों ने देवराज सिंह का बुक पढ़ रहे थे देन उसका सेकंड वॉल्यूम आप देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। एंड मैं अपना नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, शेयर कर दूंगी, उससे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बुक में बहुत से टॉपिक्स गिवन है, वही टॉपिक आपको इतना पेज पे गिवन है, तो नोट्स में जितना देंगे ना उतना ही पढ़ना, बहुत ज्यादा उसमें बुक से नहीं पढ़ना, वरना बुक बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है। कम से कम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का कितना टॉपिक पढ़ना है उतना टॉपिक का मैं नोट्स आपको स्टार्टिंग से अभी आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, उससे आप लोग पढ़ना, ठीक है। एंड ये जो कल जो हम पढ़ेंगे, ये जो चीज है क्या क्या है आपका जो डाइवर्जेंस, ये दिख रहे हैं ना, नंबर 1 वेक्टर प्रोडक्ट है, नंबर 2 गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारे चीज जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, परमानेंटली याद रखना है। यही जो 1 एंड 2 जो है लिखा है उसको यूज करके हमारी EMT चलेगा, और कुछ नहीं है। ये दोनों 1 एंड 2 जो लिखा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अपने आप होता जाएगा, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, यू हैव टू मेक ए सेपरेट कॉपी फॉर फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। सेपरेट कॉपी बना लो एंड उसी चीज को कंटिन्यूटी करके लिखो, इधर उधर मिक्स करके लिखना नहीं, क्योंकि इधर उधर मिक्स करके फर्स्ट समय में इतना नहीं बोल रहे थे कि वहां पे तो टॉपिक जो थे आपको जनरल टॉपिक जैसे थे, पर यहाँ पे एवरीथिंग विल बी रिलेटेड विद ईच अदर। एक कुछ करेंगे तो देन दूसरा होगा तभी तीसरा होगा, ऐसे होते होते चलेगा, ठीक है। जस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज मेक ए कॉपी फॉर दिस, ठीक है। सबको अपने लिए कॉपी बनाना है फिजिक्स का, एंड उसमें ये सारे चीज लिखते जाओगे, ओके। एंड कल तो हमारी फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग आ जाओ तो हम थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। समझ गए बच्चे? सुनाई दिया? यस मैम। सोना नहीं, जल्दी उठ जाना, ऐसे गर्मी हो रही है अभी, ठीक है। थोड़ा सा उठ जाओ, सो दैट हम टाइम टू टाइम थोड़ा करके करेंगे तो सिलेबस आराम से हो जाएगी, ठीक है। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं, कब एग्जाम का नोटिस कब आ जाए। आप सबने अभी फर्स्ट सेम में देख लिया है, जब नोटिस आएगा उस बेसिस पे क्लास करना ही पड़ेगा, ओके। तो ऐसे थोड़ा स्लो हम पढ़ के ही आराम से टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप सबके पास मैथमेटिक्स का बुक रखा है ना, मैथमेटिक्स जो आपका क्या पढ़ते, बीपी मिश्रा का बुक पढ़ते हो ना आप लोग, सबके पास है? हाँ, उसमें से जो वेक्टर अलजेब्रा, जब कल स्टार्ट करूंगी मैं, कल होने के बाद उसमें जो वेक्टर अलजेब्रा में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, उसमें तो बहुत लेंदी देगा, पर हम जितना यूज है मैं उस बेसिस पे आपको बताऊंगी, आप पहले उसको समझने के लिए। उसमें तो बहुत छोटे जो क्वेश्चन है उसको कर लोगे ना, देन आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगी कंसेप्ट क्या हो रहा है। वो तो मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा, पर हम क्या है थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करके फिर फिजिक्स में डायरेक्टली चले जाएंगे, ठीक है। तो आप उस बुक को भी आराम से
देख सकते हो। एंड बुक जो लेना है, चाहे आपके पास एसपी तनेजा हो उसका सेकंड वॉल्यूम ले सकते हो, या फिर देवराज सिंह के सेकंड वॉल्यूम ले सकते हो, वरना अगर गौरन गुप्ता भी बुक किसी के पास है उसमें भी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वो भी अच्छे बुक है। गौरन गुप्ता कुछ कुछ बच्चों के पास होगा मुझे लग रहा है, अगर है देन उससे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग फिजिक्स हो या आपके पास अगर किसी के सीनियर से, किसी भाई बहन से भी अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कोई भी बुक है देन इससे भी आप पढ़ सकती है टॉपिक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एनी स्टैंडर्ड बुक से, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बुक से भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दिस। तो कल से हम इस चीज को आराम से पढ़ेंगे इन ए न्यू फॉर्म। ओके, हाँ बोलो, अभी और कुछ किसी को बोलना है तो बोलो। हाँ हर्षित, मुझे अटेंडेंस भेज देना बेटा। क्या आज बच्चे तो बहुत कम आए हैं? हाँ नहीं आ रहे मैम सुबह से। नहीं, 43 बच्चों का आ रहा था मैक्सिमम, मैंने आज देखा है। ओके चलो, अभी बताओ और कुछ बोलना है किसी को? और सवेरे से कुछ पढ़ाई हुआ आज? हाँ बच्चे, Yes, कुछ पढ़ाई हुआ? क्या क्या टॉपिक पढ़ा? मैम मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैथ्स का हो गया, मैथ्स भी तो हेवी टॉपिक है इसमें। और क्या है आपका? मैंने एफओसी में प्रोग्रामिंग कराई थी सर, हाँ, इंट्रोडक्शन। एफओसी में आईटीपी हो गई ना सब्जेक्ट, ये भी थोड़ा सा एफओसी इजी था, आईटीपी में थोड़ा प्रोग्रामिंग अभी आ गई है ना। हाँ बाकी और क्या, ईडी में तो कम बच्चे थे। हाँ जी यस हाँ हाँ बच्चे, पर मैं आपको बता देती हूँ, ईडी एंड जो ईएम टॉपिक है ना उसको भी स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। जैसे मैथ्स पढ़ोगे, फिजिक्स का जैसे फर्स्ट जो यूनिट बोला थोड़ा सा उसको कर लो, क्योंकि ईएम भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने जितना सुना है ईडी एंड ईएम भी हो जाता है। एंड ईडी में बहुत सारे टॉपिक सेमीकंडक्टर जो आ जाएगा, जो हमारी फिजिक्स का कॉमन टॉपिक बन जाएगी। सेमीकंडक्टर का कुछ कुछ टॉपिक दोनों में ऑलमोस्ट कुछ कुछ है जो आपका बेसिक, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, जो फोर्थ यूनिट का हमारी। रोटी चबा के आऊं, कब बोल तो मैंने वो खा नहीं जाएगा। क्या? हाँ बच्चे कुछ बोल रहे हो, कोई सुनाई नहीं दिया? नहीं मैम, नहीं मैम। हाँ, तो आप सबको क्या करना है, कल से कॉपी बनाओ एंड थोड़ा सा ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इस न्यू फॉर्म को पहले समझ जाओगे कि व्हाट इज दिस फॉर्म। हम एक न्यू ऑपरेटर डिफाइन करेंगे जिसका नाम है डेल, एंड डेल को दैट इज अ वेक्टर ऑपरेटर, उसको हम लिखते लिखते चलेंगे, ठीक है। ये हर्षित, मुझे अटेंडेंस भेज देना बेटा। तो कौन कौन प्रेजेंट हो? हाँ, कितने बच्चे प्रेजेंट हो? 39 बच्चे प्रेजेंट हो। सो बोल दो अपना अपना नाम, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आपका नाम फिर से रिफ्रेश हो जाए। सो रोल नंबर वाइज अल्फाबेटिकली बोल दो। आदित्य तो प्रेजेंट है? यस मैम। एंड रोल नंबर 3 भी प्रेजेंट है। और कौन यस प्रेजेंट है? मैम। आसिमा प्रेजेंट हो? यस मैम। और अनुराग? प्रेजेंट मैम। हाँ, और अभिनव? प्रेजेंट मैम। हाँ, अभिनव, अनुराग सब प्रेजेंट है। यस मैम। देन और कौन? अनुष्का? प्रेजेंट मैम। मैम अभी रिजॉइन करना है? हाँ नहीं, चलो, रिजॉइन करना है मैम अभी? आज आप लोग चाहते हैं तो रिजॉइन करना तो कर लो, वरना नहीं, आपकी मर्जी। आज नेक्स्ट क्लास है तो हमें रिजॉइन करना, चलो फिर आज रहने दो। ओके, तो ये आ गया आपका चैतन्य, चंचल,